वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इजी ट्रिक्स एजुकेशन पॉइंट। मैं यहाँ पे फिजिक्स की फैकल्टी और आप लोगों के सामने आज 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लेकर आया। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशंस वगैरह तो मेरे को पता है, आप लोग सब पढ़ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से बुक में लिखी होती है, सब लोग जानते हैं उस बारे में। सबसे पहले फील्ड लेते हैं और एक फिजिक्स का फोबिया होता है। फिजिक्स फोबिया एक अनुप्रास अलंकार चल रहा है, फिजिक्स फोबिया। तो फिजिक्स का फोबिया होता है कि फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, ये है वो है, क्योंकि 10th क्लास के बाद 11th में आते हैं। 11th में आने के बाद बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़े थे, उन कॉन्सेप्ट में बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं हमको कि यार मैंने तो ऐसा पढ़ा था, मेरे को तो ऐसा पढ़ाया गया था, बट चेंज हो गया। तो यार देखो, ये एकदम अपने दिमाग से मिसकंसेप्ट हटा दो, ये कॉन्सेप्ट एकदम ही हटा दो अपने दिमाग से कि फिजिक्स को टफ है। फिजिक्स हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने हर चीज बचपन से देखी है, बस उन्हीं चीजों को हम लोग पढ़ रहे हैं वापस। ये जस्ट हम रीमेमोराइज कर रहे हैं हमारे पुराने फिनोमिनाज को, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है फिजिक्स इज अ नेचर, द स्टडी ऑफ ए नेचर। स्टडी ऑफ नेचर को फिजिक्स कहते हैं। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों की 11th क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज मैं 12th की बात करूंगा, तो थोड़ा 11th क्लास चलते हैं। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि भैया न्यूटन की 3 लॉज पढ़े थे, न्यूटन की 3 लॉज। तो न्यूटन के 3 लॉज में हम लोगों ने देखा था, तो हमको लगता था यार ये थोड़े अलग हैं, हम लोगों को जैसा पढ़ाया गया तो वैसे नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। आप लोग वो चीज बचपन से पढ़ते हैं। और मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं, जो कि मेरे एक आइडियल SC वर्मा सर दिया करते हैं। वो कहते हैं कि यार देखो, आपने देखा होगा जब आप लोग छोटे थे या आपके घर में छोटे भाई बहन हैं, वो लोग खड़े होते थे, उनको पापा कहते थे बेटा बेटा बॉल कैच करो, बॉल कैच करो। वो बॉल को ऐसे फेंकते थे, बॉल कैच कर लेते थे। अब वही आप सोचोगे, उस बच्चे को क्या पता है फिजिक्स क्या है क्या नहीं है, उसको नहीं पता है फिजिकल टू MA होता है। बट अब वही चीज सोच के देखो कि अगर पापा उसके दूर चले जाए थोड़ा और कहे बेटा अब फेंको, तो वो बच्चा थोड़ा और जोर लगा करके पुश करता है। उसको नहीं पता है बच्चों के एक्सेलरेशन क्या होता है, उसे नहीं पता कि मास कंजर्व रहता है या नहीं रहता है, मास में चेंज नहीं होता है। बट उसको इतना पता है कि पापा दूर चले गए तो मेरे को चीज को तेज फेंकना पड़ेगा। और वही चीज हमने 11th में आके पढ़ी है, फिजिकल टू MA। हमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि हमको एक्सेलरेशन ज्यादा देना है उस बॉडी को। तो ये सारी चीजें हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। आप लोगों के 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक आपकी फर्स्ट यूनिट है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको विद्युत स्थितिकी, जिसे हिंदी में कहा जाता है, इसमें आपको स्थिर अवस्था में रहने वाले आवेश, यानी जो चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है, उसकी स्टडी करनी है। तो बात करते हैं सर इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ठीक है, आपने डेफिनेशन बता दी, द स्टडी ऑफ अ चार्ज इफ इट इज प्लेस्ड ऑन अ स्टैटिक कंडीशन। ठीक है, वो बात सही है। बट सर चार्ज क्या होता है? मैं बहुत सुना है, आवेश आवेश आवेश, केमिस्ट्री में भी आवेश, सब जगह आवेश चार्ज चलता रहता है। चार्ज होता क्या है? तो चार्ज बच्चों देखो, एक बात करते हैं, एक चीज क्रिएट करो माइंड में। मानो एक सब जगह कालीन बिछा हुआ है, एक कारपेट बिछा हुआ है, आप लोग चल के आ रहे हो, और हम लोग आई एम बेसिकली बिलोंग्स टू बीकानेर, तो हम बीकानेरी हैं। हम लोगों को एक खुरापाती की आदत है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो हम लोग क्या है, उसमें रब करते चल रहे हैं, अपने पैरों को रब करते चल रहे हैं और मस्ती से चले जा रहे हैं। एट लास्ट मैं मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचा रब करते करते, और मैंने जैसे ही गेट को ओपन किया, मेरे को एक हल्का सा शॉक लगता है। आप सब लोगों ने लिटरली अपने दिल से बोल लेना, आप सब लोगों ने ये चीज फेस की है कि आपको हल्का सा शॉक लगता है। वो शॉक लगता है किसकी वजह से? वो शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है, वो चार्ज की वजह से आपको शॉक लगता है। वो चार्ज के शॉक लगता है, तो वहां पे हम लोग उस चीज की एप्लीकेशन देख चुके हैं। हम फिजिक्स में उल्टा चलते हैं, हम एप्लीकेशन सारी देख चुके हैं, बट हमको उस चीजों की स्टडी करनी है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए बोला जाता है इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, या फिर अगर थोड़े और अच्छे शब्दों में बात की जाए तो इट इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर।
इसके ऊपर फर्दर रिसर्च नहीं की जा सकती, तो ये उसके अपने आप का ही एक गुण है। जिस प्रकार द्रव्यमान की बात करते हैं, द्रव्यमान से यानी मास से वेट बनता है, द्रव्यमान से भार बनता है, बट मास के लिए जब बात आती है तो मास इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। कोई भी चीज बनी है, मैंने मार्कर पकड़ रखा है, इस मार्कर को, ये मार्कर किससे मिलकर बना है? ये मार्कर एटम से मिलकर बना है। और एटम्स में क्या होता है? एटम्स में बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां पे जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है यही चार्ज होते हैं। तो यानी चार्ज क्या है? चार्ज किसी भी कोई भी मैटर बनेगा तो किससे मिलकर बनेगा? एटम से मिलकर बनेगा। और एटम्स किससे मिलकर बने होते हैं? एटम्स मिलकर बने होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से। तो वही चार्ज है। तो चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, लाइकवाइज ऑफ मास। तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था, सर विल यू प्लीज लेट मी नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। मैंने कहा यार बात तो बंदे की सही है। तो मैंने कहा कि भैया सुन, इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कह रहा हूं? चार्ज। तूने इलेक्ट्रॉन का मास पढ़ा है? कहां से पढ़ा है मास? तो मैंने कहा मतलब अब सोच कि यदि इलेक्ट्रॉन को मैं चार्ज बता रहा हूं और इलेक्ट्रॉन चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का खुद का मास होता है, यानी हम एक कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल लें, दिमाग में फिक्स कर लें कि चार्ज जो है, चार्ज ऑलवेज कम विद मास। चार्ज ऑलवेज कम विद मास। चार्ज हमेशा मास के साथ ही आता है। यदि मास नहीं तो चार्ज नहीं, क्योंकि हम सबसे फंडामेंटल यूनिट की जो बात कर रहे हैं, जो सबसे मूलभूत इकाई है आवेश की, वो क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का खुद का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का खुद का द्रव्यमान होता है। यानी जहां पे चार्ज होगा, जहां पे आवेश होगा, वहां पे ऑब्वियसली है कि वहां पे क्या होगा? वहां पे द्रव्यमान होगा। तो इसलिए चार्ज ऑलवेज कम विद मास। स्टार मार्क कर लेना, इस पॉइंट को लर्न कर लेना, एक पॉइंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, चार्ज बेसिकली दो तरह के होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जबकि अगर मास की बात करेंगे तो मास क्या होता है? सिर्फ मास ऑलवेज पॉजिटिव। कभी आपने ऐसा सुना है कि इसका द्रव्यमान -4 किलोग्राम है या इसका द्रव्यमान -3 किलो है? नहीं होता। तो मास ऑलवेज पॉजिटिव, बट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, एक रिलेटिविटी थ्योरी की बात करते हैं। रिलेटिविटी प्रिंसिपल जो सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सर अल्बर्ट आइंस्टीन के एक इक्वेशन बहुत फेमस है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये हम सब लोग पढ़ते आए हैं, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इस इक्वेशन को ऐसे पढ़ने की बजाय इस इक्वेशन को ऐसे याद करें, डेल्टा m इज इक्वल टू डेल्टा E बाई c स्क्वायर। इस इक्वेशन को इस तरह आप याद करें। तो इस इक्वेशन आपको क्या बताती है कि मास में जो लॉसेस होते हैं, यदि कोई बॉडी आपके पास है, अगर उसका मास में लॉस हुआ तो मास कहां गया? वो मास गया कहां? वो मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और वाइस वर्सा। अगर एनर्जी में लॉस होता है या एनर्जी में गेन होता है तो किसकी वजह से होता है? मास की वजह से। तो मास और जो एनर्जी है, इसे बोला जाता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरी। मास एनर्जी इक्विवेलेंस पढ़ते हैं ये लोग। हम आगे जब हम क्वांटम फिजिक्स में जाएंगे, लास्ट के चैप्टर्स है आपके 12th क्लास के, उनमें इनकी बात करेंगे, तो वहां पे आप लोग पढ़ोगे कि मास और एनर्जी में क्या रिलेशन करते हैं, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, ठीक है। तो देखो, एक कॉलम मास का, एक कॉलम चार्ज का। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि मास ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। ये बात हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि मास कभी नेगेटिव नहीं होता, और चार्ज में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन है उसका चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस की बात करते हैं, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट difference. Mass depends upon the velocity of a body, or in other words we can say that the mass depends upon the motion of a body. In other side, charge does not depends upon the motion. The charge in a static condition is equal to the charge in motion condition of a body.
ठीक है, अब बात करते हैं, बच्चे पूछते हैं सर कैसे, तो कैसे का जवाब है ये रिलेटिविटी थ्योरी से इक्वेशन मिलती है, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां पे जो m नॉट है, m नॉट है स्टैटिक मास या फिर मास इन रेस्ट, स्टैटिक मास या मास इन रेस्ट। जब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका जो मास है उसे हम m नॉट से डिनोट कर रहे हैं। m है उस वो बॉडी का जो मोशन में मास है, अभी जो उसका मास है उसे m से डिनोट किया गया। यहां पे जो v है वेलोसिटी ऑफ बॉडी के किस स्पीड से वो बॉडी रन कर रही है, और यहां पे जो c है, c इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे आके एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है कि सर देखो आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, बट सर ऐसा तो है नहीं कभी कि मैं दौड़ रहा हूं तो मेरा मास चेंज हो गया। एज यूजुअल आपकी बात एकदम सही है कि आप दौड़ रहे हो तो आपका मास चेंज नहीं होता, आपको फील नहीं होता, मास चेंज होता है, वो बहुत ही कम मास चेंज होता है। अब एक चीज सोच के देखना, इस फॉर्मूले पे हो m इज इक्वल टू एम नॉट। सो लेट्स अज्यूम आपका मास मान लेता हूं मैं 100 kg, तो आपका मास है m निकाल रहा हूं मोशन में, आपका मास है m नॉट मान लिया 100, आप 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रन कर रहे हो, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो 1 माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, 10 का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, यानी 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। ठीक है, तो अब m इज इक्वल टू 100 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 100 अपॉन 9 इंटू 10⁻16, 9 इंटू 10⁻16। अब यहां पे एक चीज देखो, इसका स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर हुआ तो 9 इंटू, अब 100 अपॉन में 9 इंटू 10⁻16, ये बहुत ही छोटी वैल्यू मिलेगी हमको। ये वाली वैल्यू जो है ये 0.00000 बहुत ही छोटी वैल्यू मिलेगी। उसको अगर 1 में से माइनस करूंगा तो बहुत ही माइन्यूट सा इफेक्ट आएगा जो हमको शो नहीं हो पाता है। तो इस टर्म को मैं पूरे को जो डैश की टर्म बता रहा हूं, इस पूरी टर्म को मैं लगभग 1 ही मान लूंगा, क्योंकि 1 माइनस 0.0000000 सो ऑन टाइम्स, उसको अगर 1 में से माइनस करूंगा तो 1 ही आएगा। तो यहां पे m इज इक्वल टू आ जाता है 100 अपॉन अंडर रूट 1 यानी 100। तो इस वजह से, इस ही कारण से कि हमको अगर बहुत ही कम स्पीड से अगर हमारी व्हीकल चल रही है, हम दौड़ रहे हैं, तो उसका हमको पता नहीं चल पाता। हां, अगर वही स्पीड लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट हो, लगभग 3 इंटू 10⁸ इस क्राइटेरिया की हो, इस कैटेगरी की हो, तब जाकर के मास चेंज होता है। तो वो मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। वो आप क्वांटम फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो इसका मतलब मास डिपेंड करता है किसके ऊपर? मोशन के ऊपर, जबकि चार्ज मोशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसका नेक्स्ट की बात करते हैं, चार्ज रिमेन कंजर्व। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। इट्स जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है। आप कहोगे सर मास कंजर्व भी हम लोगों ने कभी जमाने में पढ़ा था कि मास कंजर्व रहता है, या हम जब सब केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं ना तो हम मास को कंजर्व लेके चलते हैं। ठीक है बेटा, वहां पे बात करते हैं हम लोग। बट अगर रिलेटिविटी थ्योरी की बात करेंगे तो मास का जो लॉसेज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं एनर्जी में। जब हम लोग बाइंडिंग एनर्जी और पढ़ेंगे, बंधन ऊर्जा, और तब आप लोगों को और अच्छे समझ आएगा जब हम क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे। अभी भी इतना याद रखो कि मास और एनर्जी दोनों मिलकर के कंजर्व रहते हैं, कि जो मास में लॉस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। और जो एनर्जी में लॉस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मास में। बट सिंगल मास को अगर आप कहोगे कि मास कंजर्व रहता है तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। सिंगल मास कंजर्व नहीं रहता। उसके बाद बात करते हैं चार्ज रिमेन कंजर्व, चार्ज कंजर्व रहता है। लास्ट आपका जो डिफरेंस है, फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर। दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल
जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमेशा एट्रैक्टिव नेचर का होता है। कब ऐसा थोड़ा अगर चंदा मामा के जच गई कि नहीं पृथ्वी को मैं तो दूर धक्का दूंगा, या हमारे पृथ्वी के जच गई कि भाई मैं कूदा कि नहीं ये रोचक कूद रहा है ना, इसको मैं ऊपर की तरफ धक्का दे देती हूँ। और ये जो हमारे दूसरे जैसे हमारे डायरेक्टर सब अभिषेक सर अगर कूद रहे हैं तो इनको मैं खींच लेती हूँ। तो यार ये प्रेम इनमें नहीं चलता है। यहाँ पे द फोर्स बिटवीन टू मासेस ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर, वो हमेशा ही आकर्षित प्रकृति का होगा, आकर्षण प्रकृति का होगा। जबकि दो चार्जेस के बीच में, अरे सर ये तो हमको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दो अगर सेम नेचर के चार्ज होंगे तो एक दूसरे रिपेयर करेंगे। सर ये तो होता ही है। देखो मेरे दोस्त अगर अच्छे नंबर ले आता है ना, कोई अगर लड़का अच्छे नंबर ले आता है सर, तो मैं उस लड़के से कहता हूँ मेरा दोस्त है लड़का, तो मैं कहूँ मेरे को बहुत नफरत सी होने लगती है, हम दोनों एक दूसरे रिपेयर करते हैं। जबकि अगर सर अगर कोई दूसरे जेंडर की अगर अच्छे नंबर आ गए तो मैं भी खुश होता हूं। तो सर दो डिफरेंट जो होते हैं नेचर के, उनमें हमेशा अट्रैक्शन होता है, और जो सेम नेचर के होते हैं चार्ज, उनमें रिपल्सन होता है। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है फोर्स। तो बच्चों अब बात करते हैं एक न्यू टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो हम लोगों ने डिफरेंस ही पढ़ा था कि चार्ज कंजर्व रहता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो कि आम जिंदगी की डेफिनेशन है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों की एक आदत होती है एनर्जी कंजर्वेशन। वो ऐसा लगता है जैसे बचपन से पढ़ते हैं, जब से पैदा हुए तब से पढ़ते आ रहे हैं। अभिमन्यु की तरह उन्होंने पेट में वो विद्या सीख ली थी, उनके जबान पे रहता है। जैसे ही कंजर्वेशन देखता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे फॉर्म नहीं होती चार्ज की, तो कभी भी गलती से भी मत लिख देना कि जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी में लिखते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बट यहां पे फॉर्म नहीं होती, यहां पे इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ना तो उत्पन्न किया जा सकता है आवेश, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन है, ये आम जिंदगी की डेफिनेशन है। अब एक न्यूमेरिकल वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसमें कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी द टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व, और या बोल सकते रिमेन कांस्टेंट। कि किसी एकल वस्तु का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, आइसोलेटेड बॉडी, आइसोलेटेड बॉडी यानी बॉडी एकल होनी चाहिए। तो इसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं इसको देखते हैं। ये मानो आपको दिया एक आइसोलेटेड बॉडी है, इसमें +2 कूलम +1 कूलम और एक -6 कूलम का आवेश है। हमको मतलब ही अंदर के आवेशों से हम बात करेंगे, +2 +1 -6, तो हम टोटल चार्ज देखते हैं। Q टोटल चार्ज देखते हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, +2 +1 -6 यानी 3 -6 यानी -3 कूलम। इसका टोटल चार्ज -3 कूलम है। तो अब इस बॉडी को चाहे आप फेंको जमीन पे या इस बॉडी को हिलाओ डुलाओ कुछ ही करो, जब तक इसके टच में कोई दूसरी बॉडी नहीं आएगी तब तक इसका टोटल चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब यही आगे कहा जाता है कि इसको शेक किया गया, इस बॉडी को हिलाया गया। उसके बाद इसमें आपको बता दिया इधर +2 कूलम है, इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं प्लस का 5 कूलम मान लो, ये इसको कर लेता हूं -3 कूलम। तो अब आपको बताना है इसमें कितना चार्ज होगा। तो ये आपको थर्ड पॉइंट का चार्ज दे दिया कि क्वेश्चन मार्क, तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो लेट एज्यूम इसको मान लेते हैं x। हमको पता है टोटल चार्ज कितना था, -3 कूलम। इधर भी टोटल कितना रहेगा, एज पर द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज -3 कूलम ही रहना चाहिए। तो ठीक है, 5 -3 प्लस x इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, -3। यहां -3 से -3 कट गया, ये x इज इक्वल टू 5 उधर चला गया -5 यानी अब इसमें कितना चार्ज है, इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह कितना चार्ज आएगा, -5 कूलम। तो ये सेकंड डेफिनेशन, इसको मैं मेंटोस जिन की तरह से जस्ट एक नाम दे दिया कि कुछ अलग सोच के। तो इसी डेफिनेशन से आई है, क्योंकि एक बॉडी तो ट्रांसफर होता है, बस वो नष्ट नहीं किया जा सकता, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और दूसरी, फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी
द टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट, कि किसी एकल वस्तु के लिए जो कुल आवेश है सदैव नियत रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा जब तक उसके पास कोई दूसरी बॉडी ना आ जाए। ठीक है, तो ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब बच्चों बात करते हैं एक न्यू प्रॉपर्टी की चार्ज की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी चार्ज की। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो इसको अच्छे समझना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। अब सबसे पहले मीनिंग समझते हैं क्वांटाइजेशन होता क्या है, क्वांटाइज्ड फॉर्म क्या कहलाती है, क्वांटा क्या होता है। तो कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे आज बात करते हैं नॉर्मल सी कि अगर मानो मैं मार्केट में केला लेने जाऊंगा तो मैं भैया से क्या कहूंगा, भैया मेरे को 1 केला दे दो, 2 केला दे दो, तो मैं मल्टीपल इंटीग्रल में मांगूंगा ना केले, 1 2 3, ऐसा थोड़ी कह दूंगा भैया मेरे को 1.14 केला दे दो या 1.5 केला दे दो, 1.5 केला दे दो, वो तोड़ के थोड़ी देगा तो उसका आधा केला कहां बिकेगा। तो इसी तरह जो कोई सी भी बॉडी से अगर हम चार्ज को ले रहे हैं या उस बॉडी को चार्ज दे रहे हैं या उस बॉडी के अंदर भी चार्ज जो होता है वो फंडामेंटल चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन को माना गया, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो आप लोग पहले ही पढ़ चुके केमिस्ट्री वगैरह में। और क्वांटाइजेशन भी आप लोगों ने माइट भी केमिस्ट्री में एक बोहर थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे जब फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स चलेंगे तो हम क्वांटम फिजिक्स में हम भी यहाँ पे बोहर मॉडल पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि बोहर मॉडल में भी क्वांटाइज रहता है चार्ज। तो इसी तरह चार्ज हमेशा क्वांटाइज फॉर्म में रहता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, फॉर एनी बॉडी द चार्ज एग्जिस्ट इन द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज के मल्टीपल इंटीग्रल में होता है कि किसी भी बॉडी को पूछना भैया तेरे अंदर कितना चार्ज है, साहब 5 इलेक्ट्रॉन या 5e चार्ज बोल लो। इलेक्ट्रॉन को तो हम इसलिए दिखाते हैं कि नेगेटिव चार्ज थोड़ा उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे दी बेचारा नेगेटिव में, वरना चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बराबर होता है, बस इतना अंतर होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव होता है। तो उसी तरह से इंटीग्रल ऑफ फंडामेंटल चार्ज के मल्टीपल इंटीग्रल में होता है चार्ज। इसको लिखने के लिए Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही लिखते हैं। यानी किसी बॉडी के अंदर अगर चार्ज है तो या तो n की जगह n, यहाँ पे क्या इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4। तो किसी बॉडी में अगर पूछे कितना चार्ज हो गएगा भैया 5e है, तो n इज इक्वल टू 5। कितना चार्ज है 4e है, 6e है, 1000e है, 1112e है। तो इस तरह से इसी तरह उसकी चार्ज को हम लोग मेजर कर सकते हैं। किसी बॉडी से चार्ज भी ट्रांसफर करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में चार्ज ट्रांसफर होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज उस बॉडी को दे दिया, 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज उस बॉडी को दे दिया, इस बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इस बॉडी को इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो उसी तरह से चार्ज का आदान प्रदान होता है, चार्ज का इंटरचेंजिंग होती है चार्ज की। तो उसी बेस पे इसे कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज हमेशा किसी बॉडी में अगर अवेलेबल रहेगा तो हमेशा फंडामेंटल चार्ज E के मल्टीपल इंटीग्रल में रहेगा, यानी 1e 2e 3। तो कई बार इसके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आपको मानो एक क्वेश्चन पूछा गया कि कैन वी ट्रांसफर द चार्ज Q इज इक्वल टू 5 कूलम टू एनी बॉडी। क्या हम किसी भी बॉडी को 5 कूलम का आवेश स्थानांतरित कर सकते हैं क्या? तो यार अगर हम क्वांटाइजेशन का नहीं पता होगा तो हम कहते हैं हाँ कर देंगे, क्या दिक्कत है, 5 कूलम में तो क्या है, छोटा सा चार्ज, इतना तो मिल जाएगा आराम से। तो हम लोग इस वहम में रह जाते हैं कि इतना मिल जाएगा। बट अगर हम इसको इस प्रिंसिपल से देखें Q इज इक्वल टू एन, या इसको 5 कूलम की जगह काम करो, इसको लिखते हैं 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या हम 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम किसी को दे सकते हैं चार्ज? तो इसको चेक करते हैं। तो Q इज इक्वल टू हमने पढ़ा है एन ही होता है, यहां से n की वैल्यू जो है वो मल्टीपल इंटीजर में आनी चाहिए। तो यहां से अगर n की वैल्यू निकालें तो n इज इक्वल टू Q अपॉन E, Q की वैल्यू रख दो 5 इंटू 10⁻⁻19 और E की वैल्यू, E इज ए फंडामेंटल चार्ज यूनिट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कटेगा, नीचे क्या बचा, पॉइंट हटा 50 अपॉन 16। क्या ये पूरा पूरा जा रहा है? नहीं जा रहा, 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो 3 पॉइंट समथिंग आती, ये चार्ज हम ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यू इंटीजर में नहीं आ रही है n की। अगर n की वैल्यू इंटीजर में आती
तो हम लोग ट्रांसफर कर सकते थे, n की वैल्यू इंटीजर में नहीं आई तो हम ये ट्रांसफर नहीं कर सकते चार्ज। इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझना और अच्छे से इसके न्यूमेरिकल्स देखना। आपको एससी वर्मा या और भी अच्छी अच्छी बुक्स के न्यूमेरिकल्स करना, एक प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ में। ओके, तो ये हुआ आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके गाइज, तो मैं ये विश करता हूं कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आग की तरह फैला दो यार, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे सरप्राइजेस साथ आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक और बहुत ही अच्छे लेवल के। आज 0 से स्टार्ट किया, हम धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करते जाएंगे और बहुत ही शानदार लेवल के। और देखो यार, शेयर करने में पैसे कौन से लग रहे हैं? जब गांधी जी नहीं लग रहे ना, तो क्या दिक्कत है यार? शेयर करो, आग की तरफ फैला दो। इट्स अ बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल एज योर फ्रेंड ऑल्सो। तो कुछ समाज सेवा कर लो यार। अभी हमारे डायरेक्टर साहब भी समाज सेवा ही कर रहे हैं। हमको कौन सी इसकी इनकम मिल रही है, रिसीव हो रही है? हम यूट्यूब चैनल से समाज सेवा करें। हमको पता है इस कोविड-19 पैंडेमिक में बच्चे परेशान हैं और उनके करियर से खिलवाड़ हो जाएगा। गवर्नमेंट भी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही यार। तो ये जिम्मा हम यूथ ब्रिगेड के पास है। तो उन्होंने कहा तो हम सब तैयार हुए और उनके अंदर जील थी तो उन्होंने अपने स्टाफ के अंदर भी जील क्रिएट की। तो इसी तरह आपके अंदर भी जील जगनी चाहिए। स्प्रेड कर दो, आग की तरफ फैला दो। हर सब्जेक्ट आपको मिल रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रहा है। सो प्लीज गाइस, शेयर कर दो और फैला दो। और नेक्स्ट हम लोग यही चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आए और आगे के टाइम पे अगर आप लोगों का साथ इसी तरह बना रहेगा तो हम लाइव सेशंस भी डालेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को हर सब्जेक्ट में महारत हासिल करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, टाटा, बाय बाय, सी।